वंदे मातरम युवा साथियों। विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार की कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 2/2024 13 तारीख यानी कल ये विज्ञापन जारी किया गया है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड सीधी भर्ती 2024, और इसके लिए जो कुल पद है वो 335 पद है। और इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पात्रता की क्या शर्तें रहेगी, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 और अन्य जो भी नियम है उनके अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड के 335 पदों में पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था सीईटी, उसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब क्या क्या शर्तें रहेगी, तो पहली बात तो ये है कि आपने जो भी समान पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण की हो, वही आवेदन कर पाएंगे। और इसकी जो भी मेरिट वगैरह होगी उसके हिसाब से 15 गुना जो विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स करने वाले अभ्यर्थी है वो छात्रावास अधीक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। और कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 और 9/5/2023 के क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार की विज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके जो भी सीईटी में नंबर्स आए हैं उसके अनुसार आगे का जो भी प्रोसेस होगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये क्वालिफाई कर चुके हैं तो। इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी जो भी फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने एसएसओ पोर्टल में जाकर के, रिक्रूटमेंट पोर्टल में वहाँ जाकर के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले कर चुके हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का, एक बार आपको करना पड़ेगा। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ओटीआर कर चुके हैं, तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन जो भी करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, बहुत सावधानी से करें और बार बार इसमें डाटा है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। आधार कार्ड की सहायता से भी आप ओटीआर कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि आधार कार्ड में और आपके 10वीं 12वीं या डॉक्यूमेंट्स जो भी हो ग्रेजुएशन वगैरह के, उनमें नाम वगैरह में डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच नहीं हो। खास करके नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, इनका सत्यापन किया जाएगा तो ये सारे सही हो। अगर आधार में नहीं है या आधार में कुछ गड़बड़ है तो आप दूसरा जो वैकल्पिक दस्तावेज यहाँ दिए हुए उनसे अपना ओटीआर करें, लेकिन मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप जो भी आवेदन है वो आवेदन कर पाएंगे। और एक बार अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो आपको बार बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं आपको शुल्क देने की आवश्यकता है। तो एक बार ये शुल्क लिया जाएगा, यानी जो सामान्य अभ्यर्थी है या क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर के या अति पिछड़ा वर्ग के, जो नॉन क्रीमी लेयर के है और सामान्य वर्ग के, उनके लिए 600 रुपये एक बार ये शुल्क है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति जनजाति के, उनके लिए 400 रुपये। समस्त दिव्यांगजन जो आवेदक है वो भी 400 रुपये है, उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, बार बार आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए जो पोस्ट है 314 पद है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र में है, जिसमें सामान्य में 102, सामान्य महिला की 29, विधवा की 12 और परित्यक्ता की 2 सीटें हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य ईडब्ल्यूएस और अलग अलग जैसे 12 जिले की 1 सीट है। इसके अलावा इसमें जो भी ओरिजेंटल रिजर्वेशन है दिव्यांगजनों के लिए, जैसे ब्लाइंड और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले उनके लिए 3 है, हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए 3 है, एलडी के लिए। इस तरीके से ये भी मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 35 पद है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पद है, अलग अलग 6 जो सीट हैं वो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए है। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के लिए 21 पोस्ट हैं, जिनमें अलग अलग दिया हुआ है, और इसमें भी ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वो 1-2 सीटों पे है, तो वो भी आप देख लें। इसके अलावा जो भी सामान्य सूचनाएं हैं प्रत्येक भर्ती में सेम है। मैंने पिछला वीडियो जो छात्रावास अधीक्षक या जो था उसके बारे में बताया था, तो उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो भी आरक्षण की शर्तें हैं या भूतपूर्व सैनिकों के लिए पात्रता है, खेल खिलाड़ियों का जो भी कोटा वगैरह है, उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोटा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो लगभग सभी में सेम है। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आप खेल कोटे में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या टूर्नामेंट है इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें टीम ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप में जैसा भी इसमें निर्देश दिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है, जिसमें अलग अलग है ये। इसके बाद बात करेंगे जो भी दिव्यांगजन है या जो भी इस तरह की आरक्षण की बात करेंगे, तो जो नियमानुसार राजस्थान सरकार का जो भी नियम है वो आरक्षण दिया होगा। वेतनमान की बात करें तो इनका वेतनमान है L5 है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, महिला जो
छात्रावास अधीक्षक जो था, सॉरी, महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती थी, इसमें जैसे मैंने बताया था महिला पर्यवेक्षक, इसकी भर्ती में मैंने बताया था कि वेतनमान है L5 है इनका। तो L5 है तो आपके प्रोबेशन में कितना मिलेगा, और उसके बाद में प्रोबेशन समाप्त होने के बाद में 2 साल के बाद में आपको मूल वेतन प्लस DA HRA वगैरह जो भी दे होगा वो सारा मिलेगा। लेकिन प्रोबेशन में सिर्फ आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। पात्रता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। दूसरा, उसको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है, भारतीय हिंदी का और राजस्थान की संस्कृति वगैरह का। जबकि जो महिला सुपरवाइजर थी उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता भी थी या अन्य योग्यता। अब इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है और CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो वेरीफाई जरूरी है। इसके बाद में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। राष्ट्रीय के संबंध में राष्ट्रीयता यानी भारत का नागरिक हो, नेपाल का, भूटान का प्रयोजन हो सकता है, यानी जो भी कुछ जिनको छूट दी गई है उनके हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो भी शर्तें हैं वो प्रस्तुत प्रमाण पत्र करना पड़ेगा। आयु के संबंध में है कि आवेदक 1/1/2025 को 21 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसके अलावा जो भी जैसे ये आवेदक है, अगर क्योंकि पिछली जो भर्ती है वो 2-3 साल से ये भर्ती नहीं हुई है, इसमें भी लगा हुआ है कि 1/1/2017 को भर्ती की गई थी, उसके बाद भर्ती नहीं हुई है, तो जो भी गैप है उसका 3 वर्ष का है वो छूट दी जाएगी अधिकतम। इसमें लिखा हुआ अभी कि पर्सन हु वाज इन द विद इन एज लिमिट ऑन द 31/12/2020 को अगर आप इस दायरे में थे, 40 अगर आपकी एज थी, shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024। तो 31/12/2024 तक भी उसमें माना जाएगा। कुल मिलाकर के आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इसके अलावा अधिकतम आयु में जैसे अनुसूचित जाति जनजाति OBC इनको 5 साल की, सामान्य महिलाओं को 5 साल की, अनुसूचित जाति जनजाति OBC EWS की महिलाओं को 10 साल की, जो भी नियमानुसार छूट है राज्य सरकार की जो भी प्रावधान है वो मिलेगी। इसके अलावा विधवा और विच्छिन्न महिलाओं के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा निश्चित सेवानिवृत्ति की आयु से कम हो, यानी 60 साल से कम हो, लेकिन अधिकतम लिमिट में 60 से कम कितनी भी हो सकती है, वो सिर्फ महिलाओं जिसमें विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के संबंध में है, उसके लिए भी आपको जो भी नियमानुसार सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन है तो राजस्थान जो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी उसको राजस्थान सरकार द्वारा जो भी पेंशन नियम होगा वो दे होगी पेंशन। तो अभी जैसे वापिस ओल्ड पेंशन शुरू कर दी है तो वही रहेगी। फिलहाल इसमें कोई भी क्लियर नहीं है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा दी होगी वो लागू होगी। विवाह पंजीयन के मामले में जो भी सेवा में नियुक्ति की तिथि है तो जो विवाह पंजीयन करना अनिवार्य है और उसका प्रमाण पत्र है आपको लगाना पड़ेगा। पंजीयन शुल्क है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार ही आपको फीस देने की आवश्यकता है। अगर आप पहले OTR कर चुके हैं तो आपको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा का आयोजन है वो छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड के पदों पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT या टैबलेट आधारित परीक्षा TBT या ऑफलाइन OMR के आधार पे जैसे भी होगा वो करवाई जाएगी। और इस संबंध में आयोग द्वारा जो भी है निर्देश है वो बाद में दे दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र भी आपकी SSO ID से डाउनलोड हो जाएंगे। आपको अन्य को भी सूचनाएं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में जो कि हर विज्ञप्ति में होता है कि अगर आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आप अपने जो भी नियुक्त अधिकारी है उनको प्रमाण पत्र पेश कर लें अनापत्ति के लिए, ताकि बाद में आपके कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि जब आपके अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पात्रता की जांच होगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन का जब समय होगा उस समय आपके NOC मांगेंगे, तो वो NOC आप अभी अप्लाई करते हैं जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, ताकि बाद में आपकी समस्या नहीं आए। और अगर आप जैसे शिक्षा विभाग में हैं तो आप जो स्टाफ लॉगिन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। इसके अलावा जो भी अयोग्यता है उसके लिए जैसे एक पुरुष कोई ऐसा हो जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या कोई महिला जिसने किसी ऐसे पुरुष से शादी की जिससे पहले से पत्नी हो, या जो भी इस तरह के नियम है वो सारे नियम कॉमन है। और संतान संबंधी भी नियम है कि 1 से 2 हजार या उसके बाद में 2 से अधिक संतान नहीं हो। और ये जो सामान्य नियम है सभी के लिए आवेदन कैसे करना है, तो आपको जिस कैटेगरी में है वही आवेदन करें, और जिस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करें या सब कैटेगरी करें उसका सर्टिफिकेट खास करके जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है उस तक आपके पास में होना जरूरी है, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आएगी। तो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है जैसे OBC का है, नॉन क्रीमी का है या EWS का है, तो अगर आपके पास पुराना है तो जैसे उसका जो वैलिडिटी है अगर मान लो जैसे EWS का है तो 2 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो सारा आप एक बार देख लें, नहीं हो तो आप नया बनवा लें ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं आए। और जो भी फॉर्म वगैरह भरें वो अच्छी तरह से भरें, उसमें कोई गलती नहीं हो, बार बार अच्छी तरह से चेक कर लें। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में आपके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ स्कैन होंगे, और जो भी फोटोग्राफ है वो साफ वगैरह होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, इसकी साइज KB है 50 से 100 KB के बीच में, हस्ताक्षर के भी ये जो भी दिए हुए हैं, तो ये सारी नॉर्मल है जो हर विज्ञप्ति में होती है। इसके अलावा अन्य जो भी इम्पोर्टेंट बात है
कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया अगर आप आवेदन करते हैं तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन तो कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जैसे भी आप जैसे मान लो ओटीआर करते हैं तो ओटीआर के समय नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जन आधार में परिवर्तन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ओटीआर आप जिस भी डॉक्यूमेंट से करेंगे, आधार से करेंगे तो आधार से डाटा लेगा, जनाधार से करेंगे तो जनाधार से डाटा लेगा। तो कोशिश ये करें कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट सही हो उसी से आप ओटीआर करें ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए। और अगर मान लो कुछ गलती होती है तो पहले आपको आधार को सुधार करना है या जनाधार को सुधार करेंगे, उसके बाद में वापस डाटा फैच करेंगे तो आपका जो नवीन डाटा है ऑटोमेटिक ओटीआर में आ जाएगा। इस तरीके से अभ्यर्थी को ओटीआर में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी या मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गई है। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़े। जब भी आप फॉर्म भरें तो आप कोशिश करें कि सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करके ही फॉर्म भरें। जिस भी डॉक्यूमेंट में, जैसे आधार में आपका डाटा सही है तो आप आधार से ओटीआर कर लें, जनाधार में सही तो जनाधार से कर लें, तो आपके आगे कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने के लिए भी इसमें ऑप्शन है कि अगर आप आवेदन करते हैं और आपकी पात्रता नहीं है तो आप अपना आवेदन है विड्रॉ यानी प्रत्यारित कर सकते हैं। अगर आप जैसे वांछित योग्यता नहीं है फिर भी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो ये था। इसके अलावा प्रमाण पत्र है तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी आपके इसमें शैक्षणिक योग्यता जैसे ग्रेजुएशन है, इसके अलावा जैसे सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में मूल रूप से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी आरक्षित पद का फायदा लेना चाहते हो तो आपके पास में मूल दस्तावेज नियमानुसार उस तारीख का होना चाहिए, यानी खास करके फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक का होना चाहिए। और इसके अलावा कार्मिक विभाग की सूचना जैसे 20/1/2022 के अनुसार आप अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग ओबीसी के है तो आपको लाभ तभी दिया होगा जब आपके पास में वो प्रमाण पत्र है भर्ती आवेदन करने की अंतिम तिथि या उससे पूर्व का होना चाहिए और सक्षम अधिकारी का होना चाहिए। जैसे इस भर्ती में जो भी तारीख है उस तारीख से पहले का आपके पास में होना चाहिए। अंतिम तारीख का आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख गई, उसके बाद आप अगर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो काम का नहीं होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम होता है, उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती है। परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो 1 साल तक होता है, उसको 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 वित्तीय वर्ष के लिए काम होता है, मान्य होता है। यानी है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जिसको अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। और एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी इसी श्रेणी में आ रहा है, जैसे मान लो 8 लाख की आय है उसके अगर दायरे में आ रहा है तो वो शपथ पत्र दे करके 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और अधिकतर उस सर्टिफिकेट को अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन उसी दायरे में होना चाहिए, यानी आय उसकी जो भी है क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता संबंधी, आयु संबंधी, विवाह स्थिति संबंधित, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह प्रतियोगिता का है तो जैसे प्रतियोगिता के मामले में है कोर्ट की डिग्री मान्य होनी चाहिए। इसके अलावा अगर विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह वो भी होना चाहिए। लिंक डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होना चाहिए जिसमें आपके पति का नाम वेरीफाई हो। इस तरीके से जो भी आपके यहाँ योग्यता या आप जिस भी कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में सफिशिएंट हो। खेल उत्कृष्ट प्रमाण पत्र है तो उसके संबंध में भी आपके पास में जो भी नियमानुसार होना चाहिए। और अगर मान लो नकल वगैरह है तो इसके संबंध में विस्तार बहुत ही कठोर नियम जैसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष की कठोर सजा वगैरह जो भी प्रावधान किया है तो वो आप जरूर ध्यान रखें। पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की साइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और बोर्ड की साइट है www.rsmssb.rajasthan.gov। इस पे जाकर के आप अपने जो भी सूचनाएं वगैरह है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इस भर्ती के संबंध में। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या पात्रता होगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा कितनी होगी। इसके अलावा अन्य जो भी बातें थी, एक इंपॉर्टेंट बात जो फॉर्म भरने की तारीख के संबंध में थी तो वो यहाँ मैं आपको बता दूँ। वेतनमान यहाँ से जैसे L5 है तो L5 के लिए मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया था। अब जिसमें जो डेट है मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो दिया हुआ है, इसके अलावा अन्य जो भी सूचनाएं हैं जैसे भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है। तो जो भी नियमानुसार आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो सीधी सी बात है कि आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास में उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म भरने की तारीख है इसके बारे में यहाँ ओटीआर आपको करना है तो ओटीआर का प्रोसेस मैंने लाइव करके भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है। तो ये तो विज्ञप्ति है, इसमें जो भी तारीख है इसमें फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है
यहाँ प्रक्रिया इस तरीके से होगी। और यहाँ डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डेट अगर है तो आवेदन भरने के संबंध में जैसे आपको कोई भी गलत सूचना नहीं देनी है। अगर मान लो आपको कोई भी इस संबंध में समस्या है तो आप इसके जो नंबर है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो हेल्प डेस्क है उसके नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्या है वो समाधान कर सकते हैं। एक बार शुल्क होगा तो वो आपको बता दिया मैंने, OTR होगा, एक टाइम ही होगा। और इसमें जो तारीख है अभी इसमें दी हुई है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंतिम तारीख बता दूँ किस तारीख तक आपको आवेदन करें। तो यहाँ जैसे भूतपूर्व सैनिकों के वगैरह खेल कोटे के लिए या अन्य जो भी कैटेगरी है खिलाड़ी के लिए जो भी नियमानुसार है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। कौन कौन से सर्टिफिकेट या खेल कोटे में आप आवेदन कर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ विस्तार से नियम दिए हुए हैं। वेतनमान हो गया, शैक्षणिक योग्यता होगी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और CET वगैरह होनी चाहिए, स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता के बारे में मैंने बता दिया, आयु के बारे में बता दिया कि आयु है आपकी अगर 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 प्लस 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है वो सभी को दी गई है। इसके अलावा नियमानुसार जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग छूट दी गई है। पेंशन संबंध में भी बता दिया। अब यहाँ से जैसे अवधि है तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17/2/2024 से शुरू होंगे, यानी 2-3 दिन बाद में शुरू होंगे। और इसकी अंतिम तारीख होगी 17/3, यानी 17 मार्च की रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी 17 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, अभी आपको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और 17 तारीख से 17 फरवरी से लेकर के आप 17 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अंतिम तारीख थी। इस तारीख पहले अगर मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर आप OTR करते समय अगर आपके आधार कार्ड में या जन आधार में कोई मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है या आपके डॉक्यूमेंट और उसमें मिसमैच है तो सबसे पहले आपके पास में 1 महीने से भी ऊपर का समय है तो अपना डॉक्यूमेंट आधार वगैरह है उसको आप सही करवाएं, उसके बाद ही OTR करें। मेरी ये सलाह रहेगी ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए, करेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये काम आप पहले जरूर कर दें और उसके बाद में यथाशीघ्र अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आप फॉर्म भर दें। इसमें भी लिखा हुआ है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर आवेदन कर लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरीके से अगले वीडियो में दूसरी जो भी वैकेंसी आई है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।